हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और बताइए, आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं? और बताइए, क्या चल रहा है जीवन में? प्लीज इस चीज को कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। और आपकी सीटिंग हावर कैसी है? व्हाट इज योर सीटिंग हावर? तुम कितने घंटे बैठ के पढ़ाई करते हो, इसको जरूर कमेंट में मेंशन करना। बिकॉज यही डिसाइड करेगा तुम्हारा जो भविष्य में लेवल होने वाला है कहाँ तक जाएगा, और लेवल जो है किस लेवल का होने वाला है। दिस सीटिंग हावर डिसाइड दैट। बात समझ में आई? और तुम्हारे अंदर कैपेसिटी कितनी है, तुम्हारी पोटेंशियल जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई ताकत है, वो तुम्हारी सिटिंग हावर ही निकालेगा। क्योंकि अगर तुम बैठ के नहीं पढ़ सकते हो तो जीवन में तुम उस लेवल तक कभी भी नहीं पहुंच सकते हो जहां तुम जाना चाहते हो। दिस इज द पावर ऑफ सिटिंग हावर। बात समझ में आई? तो दिस इज द पावर ऑफ सिटिंग हावर। तो इस चीज को समझो, ठीक है? बिकॉज क्योंकि जब तक हम स्थिर नहीं होंगे, जब तक हम चीज़ों के बारे में सोचेंगे नहीं, चीज़ों के बारे में बैठ के उसको देखेंगे नहीं, तब तक हमको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। और जब तक हमें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तब तक हम भ्रमित रहेंगे। जब हम भ्रमित रहते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमारा जो दिमाग का कंसंट्रेशन पावर है, वो पता नहीं कितने डायरेक्शन में घूमता रहता है, और हमारे दिमाग में नंबर ऑफ थॉट वाइब्रेट करते रहते हैं। और हमारा फोकस जो है किसी एक टारगेट पे हो नहीं पाता है, और जिसके कारण से हम हार जाते हैं और चीज़ों से भाग जाते हैं। बात समझ में आई? जिसके कारण से हम चीज़ों से भाग जाते हैं और उस चीज़ को हम अचीव नहीं कर पाते। तो ये रीज़न है। बात समझ में आया? तो अगर जीवन में जीतना है तो सिटिंग हावर को अपनाना तो पड़ेगा। बात समझ में आया? सो वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ रोहित केसरी। स्वागत करते हैं हम आप सबका अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और बताइए, कैसे हैं आप? इस इकोनॉमी की सीरीज में जो आज का टॉपिक है, नेशनलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है? जो बैंकिंग सेक्टर है इंडिया में, उसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन और डेवलपमेंट, उसका विकास। ठीक है? जो छोटे मोटे बैंक हैं उनको पकड़ के एकजुट करना। ठीक है? कई बैंकों को मिला, कई बैंकों की शाखाओं को मिलाकर एक बड़ा बैंक का फॉर्मेशन करना। ठीक है? बैंकिंग का डेवलपमेंट कैसे करना है, भविष्य में बैंक किस लेवल पे चलेंगे, इन सब प्रक्रियाओं को अग्रसर बनाने के लिए, ठीक है, जो प्रोसेस हुआ है उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इस बेहतरीन चैप्टर को पढ़ने से पहले इस बेहतरीन थॉट के साथ हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो थॉट ये है, यू आर द मैन। ध्यान देना, यू आर द मैन, नॉट सिंगल मैन, यू आर द मैन। You are the man who can change your entire family destiny. Entire family destiny। तुम ही हो जो अपने उस परिवार की पूरी किस्मत को बदल सकते हो। तुम ही हो जो हर उस डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो अपने परिवार की, जो गलत रास्ते पे है या फिर जो गरीबी की रेखा में भी जी रही है। यू, और खुद की जो डेस्टिनी है तुम्हारी, जो तुम्हारा खुद का डायरेक्शन है, जो खुद का भविष्य है, तुम ही हो जो बदलोगे। एनी पर्सन कैन नॉट चेंज योर लाइफ, एनी पर्सन कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, एनी पर्सन कैन नॉट चेंज योर एवरीथिंग। कोई भी व्यक्ति तुम्हारा कुछ भी नहीं बदल सकता है। तुम ही हो जो सब कुछ बदलोगे। इसीलिए खुद पे फोकस करो, फोकस ऑन योर सेल्फ। किसी चीज पे फोकस मत करो, हारते हो हारो कोई बात नहीं, फिर से सुधार लेके आओ, फिर से करो। इस शरीर में जब तक प्राण हो तब तक युद्ध करो। दिस इज द लॉजिक इन द टूडेज टर्म। यही तरीका है
और छोटे मोटे प्रयास भी मत करना, छोटी मोटी चीज़ों के लिए युद्ध में मत करना, हमेशा टारगेट बड़ा रखना। किसी भी परीक्षा के लिए अगर टारगेट रख रहे हो तो उसमें AIR रैंक वन लाने का टारगेट रखना। ये नहीं बस नौकरी मिल जाए काम खत्म, नहीं, AIR रैंक वन चाहिए उसमें, यही लेवल होना चाहिए तुम्हारा। फिर देखो तुम्हारे अंदर से जो ऊर्जा निकलेगी ना, फिर उसका विस्तार इस प्रकार से होगा कि तुम्हारे सेवक तो वैसे ही बनते चले जाएंगे। बात समझ में आई? सेनाएं तभी खड़ी होती हैं जब तुम्हारे जो ख्वाब होते हैं, तुम्हारे जो सपने होते हैं ना, उनमें दम होता है। इसलिए सोचना बहुत बड़ी बात है। हर कोई इस संसार में सोच नहीं पाता, उसकी सोचने में फट जाती है। समझ में आया? तो ये लॉजिक है। इसी के साथ अपने इस चैप्टर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा, बैंकिंग इन इंडिया चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसमें हमने RBI के बारे में पढ़ा, डिफरेंट बैंक के प्रोसेस के बारे में पढ़ा, और RBI के जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट के बारे में पढ़ा। रेपो रेट हुआ, रिवर्स रेपो रेट हुआ, CRR हुआ, SLR हुआ, ठीक है, MSF हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, लॉन्ग टर्म रेपो रेट क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये सब प्रक्रिया तो हो गई, ठीक है, लेकिन उससे पहले जो नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है, नेशनलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ बैंक, इससे क्या फायदा हुआ बैंकों को, इससे बैंकिंग सेक्टर में क्या चेंज आया, इससे बैंकिंग सेक्टर में क्या डिफरेंस आया। ठीक है, जो पहले बैंक चल रहा था, जो पहले बैंक का प्रोसेस चल रहा था, जो पहले बैंक का जो फॉर्मेट चल रहा था, उसके कंपैरिजन में इसमें अगर कंपेयर करते हैं तो क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं, इन सब चीज़ों को इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर या फिर बैंकिंग इंडस्ट्री इन द इंडिया हैज़ बीन इंटरवाइंड विद द स्टोरी ऑफ इट्स नेशनलाइजेशन। तो जो नेशनलाइजेशन प्रक्रिया हुई, इसी के साथ जो बैंकिंग हिस्ट्री थी, जो बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग इंडस्ट्री थी, उसमें उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी एक नया इमर्ज देखने को मिला। वंस द RBI वॉज नेशनलाइज्ड इन द 1949 में, इस देखो 1949। अब इस टर्म को तुम ध्यान में रखना, क्वेश्चन तुरंत पूछेगा SSC, CGL, MTS कहीं भी, इंडिया में RBI का नेशनलाइजेशन कब हुआ, तो आपका उत्तर होना चाहिए 1949। मैं टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा और टॉपिक से जिस जिस भी एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन इकोनॉमी से निकल के आएंगे, मैं उस एग्जाम का नाम लेके ठीक क्वेश्चन बताता जाऊंगा। ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम के लिए रखो, UPSC नहीं, वनडे एग्जाम के लिए। एंड अ सेंट्रल बैंकिंग वाज इन प्लेस, गवर्नमेंट कंसिडर द नेशनलाइजिंग ऑफ सेलेक्टेड प्राइवेट बैंक इन द कंट्री ड्यू टू द फॉलोइंग मेजर रीजन। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट को लगने लगा, ठीक है, जो रीज़न अभी नीचे मैं पढ़ाऊंगा कि वो रीज़न जो दिए गए हैं, इस कारण से बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण करना ठीक था, राष्ट्रीयकरण करना अनिवार्य था। ठीक है, अब UPSC वाले बच्चे ध्यान देंगे, PCS वाले बच्चे ध्यान देंगे कि जो फॉलोइंग टॉपिक दिए गए हैं नेशनलाइजेशन के, राष्ट्रीयकरण के करण से रिलेटेड, ठीक है, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। क्या है? बैंक वर आउनेड एंड मैनेज बाय प्राइवेट सेक्टर। बैंक वर, पहले जो बैंक जो मैनेज किए जाते थे, आउनेड किए जाते थे प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, सर्विसेज ऑफ बैंकिंग वर हैविंग अ नैरो रीच। क्यों, क्या था? जो पहले प्राइवेट फर्म के द्वारा मैनेज किए जाते थे, उसके द्वारा ऑपरेट किए जाते थे, तो कम लोगों तक पहुंचते थे, ठीक है, कम व्यक्तियों तक पहुंचते थे, उनकी जो रीच थी, उनकी जो पहुंच थी, नैरो थी। नैरो मतलब सकरा होता है, इसको समझना तुम। उनकी जो रीच थी कम लोगों तक पहुंचने की थी। लेकिन फिर क्या हुआ, द मासेस हैड नो एक्सेस टू द बैंकिंग सर्विस। जो मासेस था मतलब क्या, जो पब्लिक थी, ठीक है, जो पब्लिक थी, जो लॉट ऑफ अमाउंट पब्लिक थी, ठीक है, पुअर सेक्टर के जो लोग थे, जो फार्मर थे, ठीक है, जो प्राइमरी सेक्टर के लोग थे, उनकी जो रीच थी वो बैंकों तक कम थी जब प्राइवेट सेक्टर बैंक को मैनेज करता था। बात समझ में? इस कारण से बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ।
ध्यान देना रीजन। अब तुम यूपीएससी वाले बच्चे इसको ध्यान में देना फॉर द प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, ठीक है। बैंक का राष्ट्रीयकरण करना इसलिए जरूरी था, एक एक पॉइंट, क्योंकि जब तुम एक एक पॉइंट को पकड़ोगे तभी उस चीज़ को अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर पाओगे, और उसको क्या जो पेपर में पूछा जाएगा क्या बोलते हैं प्री प्रक्रिया में, तो उसमें तुम इसको मेंशन कर पाओगे, ठीक है, कनेक्ट कर पाओगे। क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज ऑफ बैंकिंग वर हैविंग ए नैरो रीच था, एंड द मासेज हैड नो एक्सेस टू द बैंकिंग सर्विस। बात समझ में आई। मासेज जो थी, जो क्या बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर के लोग थे, जो फार्मर्स थे, ठीक है, अदर पीपल थे, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे। जब वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे तो बैंकों को फायदा नहीं हो रहा था। अगर फायदा भी हो रहा था तो उनका मिनिमम फायदा हो रहा था, मिनिमम प्रॉफिट हो रहा था। बात समझ में, क्योंकि अगर मासेज जहाँ अवेलेबल मतलब पैसा भी यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। और दूसरी बात, कंट्री की जो जीडीपी की ग्रोथ थी वो भी नहीं हो पा रही थी, ठीक है। सबसे बड़ी बात ना, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं आएगा, जब लोग जमा करेंगे पैसा वहीं से तो आएगा। और लोन वगैरह की प्रक्रिया, ठीक है, जब गवर्नमेंट लोन ही नहीं प्रोवाइड कर पाएगी मासेज में, पब्लिक में, तो इंटरेस्ट कहाँ से चार्ज करेगी। और सबसे बड़ी बात, जब गवर्नमेंट लोन नहीं प्रोवाइड करा पाएगी तो जीडीपी की ग्रोथ कैसे होगी, क्योंकि जब लोन मिलेगा तभी तो इन्वेस्टमेंट होगा, तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तभी तो क्या बोलते हैं मशीनरी लगेगी, इंडस्ट्री का निर्माण होगा, तभी उसी के कारण से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। बात समझ में, स्टार्टअप का उदय होगा उसी के कारण से ना। तो ये देखो, इतनी चीजें तुम कनेक्ट करो। बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट नीडेड टू डायरेक्ट द रिसोर्सेज इन सच अ वे, गवर्नमेंट नीडेड टू डायरेक्ट द रिसोर्सेज सच अ वे दैट ग्रेटर पब्लिक बेनिफिट कुड टेक प्लेस, ठीक है। गवर्नमेंट इसलिए इसको राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी जिसके कारण से क्या हो, ये अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिक लोगों को फायदा हो। बात समझ में। प्लान डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी रिक्वायर अ सर्टेन डिग्री ऑफ गवर्नमेंट, जो प्लान डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी में जो प्लानिंग प्रोसेस था गवर्नमेंट का, सर्टेन डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल द कैपिटल जनरेटेड बाय इकोनॉमी, ठीक है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन द इंडिया टू प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेज, ठीक है। जो राष्ट्रीयकरण हुआ इंडिया का, इंडिया में बैंकों का, नॉट फॉर इंडिया, इंडिया में बैंकों का, वो कई स्तर पे हुआ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो, जो इंडिया की प्लानिंग थी, ठीक है, जो इकोनॉमिक प्लानिंग था, वो प्रक्रिया भी सेटअप जो हो रही है, प्रक्रिया जो सेटअप की गई थी, वो भी इसी बेसिस पे की गई थी कि गवर्नमेंट अगर जो है अधिक रीच तक लोगों तक पहुंचेगी तो पैसा जो हम प्लान कर रहे हैं वो हम वहां तक प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास एक्सेस नहीं है चीज़ों को पहुंचने का, जिनके पास क्या बोलते हैं साधन नहीं चीज़ों को पाने का, हम उनके पास तक पहुंच पाएंगे। बात समझ में आई। तो इस कारण से गवर्नमेंट ने इस बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। बात समझ में आई। अब सुनो, ये टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक खत्म हुआ। इसमें क्या है, एक क्वेश्चन निकल के आया 1949, ठीक है, आरबीआई का नेशनलाइजेशन। ये टॉपिक जो रिलेटेड है वनडे एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है, जितने भी एमटीएस एसएससी के स्टूडेंट सुन रहे हैं इसको। और उसके बाद ये जो मैंने फॉलोइंग मेजर रीजन बताया, ठीक है, दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। बात समझ में आई। जैसे कि टॉपिक क्या हुआ, बैंक पहले प्राइवेट फर्म के द्वारा मैनेज किए जाते थे, ठीक है। क्योंकि क्यों मैनेज किए जाते थे, मतलब मैनेज करने का प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी गवर्नमेंट ने उसका राष्ट्रीयकरण किया, प्रॉब्लम ये थी क्योंकि वो नैरो रीच थे, अधिक लोगों तक पहुंच नहीं पाते थे, ठीक है। जब गवर्नमेंट ने उसको राष्ट्रीयकरण किया, अपने हिसाब से रेगुलेट किया, वो अधिक लोगों तक पहुंचने लगे, ठीक है। ये जो फॉलोइंग रीजन है यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इमरजेंस ऑफ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का उदय, ये क्या हुआ, ठीक है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द इनैक्टमेंट ऑफ एसबीआई एक्ट 1955 partially nationalized the three imperial banks mainly operating in the three past presidencies with the 466 branches, ध्यान देना, and named them स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान दो, कुल मिला के यहाँ पे समझने लायक बात जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो एक्ट है 1955, ये तुम याद करो वनडे एग्जाम वाले बच्चे, 1955 एसबीआई एक्ट, ठीक है। इसके तहत एसबीआई को पार्सली नेशनलाइज कर दिया गया, पार्सली राष्ट्रीयकरण कर दिया गया,
ठीक है, क्या किया गया, 3 इंपीरियल बैंकों, 3 राजशाही बैंकों को मिला के, ठीक है, जिनकी लगभग 466 ब्रांचें थी। कितनी थी? 466 ब्रांचें थी। इसको भी नोट करना वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, 466 ब्रांचें थी। नेम्ड देम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हेंस द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इमर्ज इन इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इमर्ज इन इंडिया कौन था? एसबीआई था। पहला पीएसबी, पहला पीएसबी कौन था? एक क्वेश्चन यहाँ से बना, एसबीआई था। और 1955 एक्ट के तहत इसको पार्शली नेशनलाइज किया गया, दूसरा क्वेश्चन बना। और इसकी जब इसको पार्शली नेशनलाइज राष्ट्रीयकरण किया गया तो इसमें कितनी ब्रांचें थी? 466 ब्रांचें थी। ये 466 ब्रांचेस कहाँ से ली गई थी? 3 इंपीरियल बैंक से। ठीक है, 3 इंपीरियल बैंक से उनको मर्ज करके क्या बोलते हैं, एसबीआई को बनाया गया। बात समझ में? इतने क्वेश्चन यहाँ से उठे। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लोग पढ़ाते तो चले जाते हैं लेकिन एक हिंट नहीं देते सर ये क्वेश्चन है। जब मैं हिंट देने लगूंगा तो तुम उसको नोट करते जाओगे, ये तुम्हारा तब यहाँ से फायदा होने लगेगा। ठीक है, आरबीआई हैड परचेज द 92% ऑफ द शेयर इन द पार्शियल नेशनलाइजेशन। ठीक है, इस राष्ट्रीयकरण में आरबीआई ने क्या किया? 92% इन तीनों बैंकों का जो शेयर है उसको खरीद लिया। सेटिस्फाइड विथ एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से गवर्नमेंट सेटिस्फाई हुई। गवर्नमेंट इन अ रिलेटेड मोड पार्शियली नेशनलाइज्ड 8 मोर प्राइवेट बैंक, 8 और प्राइवेट बैंकों को उसने नेशनलाइज कर दिया गवर्नमेंट ने, विथ गुड रीजनल प्रेजेंस बिया द एसबीआई एसोसिएट एक्ट 1959। ध्यान देना, पहले तो 3 इंपीरियल बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके बाद 8 और बैंकों को, जो रीजनल बैंक थे, जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे, उनको राष्ट्रीयकरण किया गया। किसके द्वारा? एसबीआई एसोसिएट एक्ट। ध्यान देना, एसबीआई एसोसिएट एक्ट 1959 के द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ से राइज होगा, ये तो यूपीएससी पीसीएस सब में आ सकता है। एसबीआई एसोसिएट एक्ट 1959, बात समझ में आई? उसके बाद क्या हुआ? एंड नेम देम एज एसोसिएट ऑफ एसबीआई। द आरबीआई हैड एक्वायर्ड 92% स्टेक इन देम एज वेल। ठीक है, आल में 92% स्टेक खरीद लिया आरबीआई ने। अब उसके बाद क्या होता है? लेटर ऑन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर was created by merging the State Bank of Jaipur and State Bank of Bikaner. They used to operate in the same region. ठीक है, दोनों को मर्ज कर दिया गया, लेकिन इनको आपस में ही, मतलब जिस प्रकार से ऑपरेट हो रहे थे उसी प्रकार से ऑपरेट होने दिया गया। बात समझ में आई? फॉलोइंग द बैंकिंग कंसोलिडेशन प्रोसेस बाई 1718 एसबीआई एंड इट्स एसोसिएट 7+1 वाज अमेलगमेटेड इनटू द वन बैंक द एसबीआई। ठीक है, क्या होता है 1718 में, इसे नोट करना, सन 2017-18, पिछला नोट कर लेना, सन 2017-18 में एसबीआई और उसके जो एसोसिएट बैंक थे, एसबीआई और प्लस उसके एसोसिएट जो बैंक थे, उनको मर्ज करके एक ही बैंक बना दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इमरजेंस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। ठीक है, अभी तो एसबीआई का हाल तुमने पढ़ा, अब अदर जो बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया उसके बारे में पढ़ते हैं। समझ में आया? जितना क्वेश्चन मैंने बताया टॉपिक से रिलेटेड, तुम बस उसको ध्यान देते जाओ। आफ्टर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इन द पार्शियल नेशनलाइजेशन, जो पहले क्या बोलते हैं राष्ट्रीयकरण किया गया एसबीआई एक्ट 1955 और एसबीआई एसोसिएट एक्ट 1959 के तहत, गवर्नमेंट ने कहा कि अब और हम राष्ट्रीयकरण करते हैं बैंकों का। गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर कंप्लीट नेशनलाइजेशन, पूर्णता नेशनलाइजेशन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट 1969 के तहत। 1969 क्या बोलते हैं, बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने पूर्णता जितने भी बैंक थे सबको नेशनलाइजेशन करना चालू कर दिया। गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड अ टोटल 20 प्राइवेट बैंक। ठीक है, गवर्नमेंट ने 20 प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज किया। व्हेन द एक्ट इज पास्ड 14 बैंक्स विद डिपॉजिट वर मोर देन 50 करोड़ ऑफ नेशनलाइज इन द जुलाई 1969। जुलाई 1969 में 14 बैंक राष्ट्रीयकरण हुए, जिसमें से उनके पास जो धनराशि डिपॉजिट था वो 50 करोड़ का था। 6 बैंक विद डिपॉजिट और मोर देन 200 करोड़, और जो 6 बैंक थे 1980 में जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ उनके पास डिपॉजिट लगभग 200 करोड़ था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं तुम्हारे लिए दोनों में।
1969, दीज आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए। बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट, ये पेपर में आ सकता है। आफ्टर द मर्जर ऑफ लॉस मेकिंग न्यू बैंक ऑफ इंडिया विद द पंजाब नेशनल बैंक 1993, सितंबर 1993 में एक लॉस मेकिंग बैंक को पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया 1993, इसको तुम फोकस में रखना। 1993 वही दौर है जब सरकारी नौकरी के लिए लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरियां दी जा रही थी, लेकिन लोग करने के तैयार नहीं थे। आज पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जुटे पड़े हैं, एसएससी नहीं कर, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, 200 सवाल लगा रहे हैं। ये वही दौर था जब कोई रीजनिंग कोई मैथ नहीं पढ़नी पड़ती थी यूपीएससी को छोड़ के। टोटल नंबर ऑफ जो नेशनलाइज बैंक था रिड्यूस 19 कर दिया गया, ठीक है। लेकिन जो क्या बोलते हैं पंजाब नेशनल बैंक 1993 में पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक बैंक को और मर्ज किया गया। एम्ड एट स्ट्रीम लाइनिंग दियर ऑपरेशन एंड साइज, ठीक है, स्ट्रीम लाइनिंग दियर ऑपरेशन एंड साइज, एक फ्लो प्रोसेस में इसको मूव कराना। गवर्नमेंट स्टार्टेड अ प्रोसेस ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक सन 2020। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस नंबर ऑफ पीएसबीज रिड्यूस टू ओनली 12, ठीक है। मतलब जो टोटल बचे जो है राष्ट्रीयकरण करने के बाद कितने बचे, 12 बैंक। दीज आर द मेन बैंक व्हिच हैव अ लार्ज ब्रांचेस, बात समझ में। तो इस प्रक्रिया के बाद जो है 12 बैंक उभर के आए राष्ट्रीयकरण करने के बाद, ये इंपॉर्टेंट है। ये बात हो रही सन 2020 की, 12 बैंकों की, समझ में। उसके बाद आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंक के राष्ट्रीयकरण के बाद गवर्नमेंट स्टॉप्ड ओपनिंग ऑफ बैंक्स, गवर्नमेंट ने बैंकों को खोलना बंद कर दिया इन द प्राइवेट सेक्टर में। थ्रू सम फॉरेन प्राइवेट बैंक और अलाउड, कुछ फॉरेन प्राइवेट बैंकों को अलाउ किया गया टू ऑपरेट इन द कंट्री में, ऑपरेट करने के लिए। टू प्रोवाइड द एक्सटर्नल करेंसी लोन्स, एक्सटर्नल करेंसी लोन्स की बेसिस पे तुम डॉलर प्रोवाइड करो, तुम येन प्रोवाइड करो, तुम अदर कंट्री का जो करेंसी का लोन उसको प्रोवाइड करो। आफ्टर इंडिया असर्ड इन द एरा ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, गवर्नमेंट स्टार्टेड अ कम्प्रेहेंसिव बैंकिंग सिस्टम रिफॉर्म इन द फिजिकल ईयर 1992-93 में। एक गवर्नमेंट ने एक मतलब एक बार की लहर चली, लहर किस लिए चली, क्योंकि उसमें प्रॉफिट दिख रहा था, क्योंकि उसी प्रोसेस के द्वारा मासेस तक पहुंचा जा सकता था, बात समझ में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सकता था उस सिचुएशन के अनुसार। थ्री रिलेटेड डेवलपमेंट अलाउड द फर्दर एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री। उस समय 92-93 के अनुसार जो फिजिकल ईयर चला था, ठीक है, जो रिलेटेड डेवलपमेंट थे वो बैंकिंग इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए वो दिए गए हैं। जैसे कि 1993 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज अलाउड एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कैपिटल मार्केट का एक्सेस दिया गया विथ परमिशन गिवन टू सेल इट्स शेयर टू द ट्यून ऑफ 33%। एसबीआई अमेंडमेंट एक्ट 1993, ये क्वेश्चन बन गया। एसबीआई अमेंडमेंट एक्ट, नॉट एसोसिएट, अमेंडमेंट एक्ट 1993 कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 33% शेयर को मार्केट में उतार सकता है, मतलब सेल कर सकता है। 1993 एसबीआई वाज अलाउड एक्सेस टू कैपिटल मार्केट विथ परमिशन टू गिवन टू सेल इट्स शेयर टू द ट्यून ऑफ 33% थ्रू एसबीआई अमेंडमेंट एक्ट 1993, बात समझ में। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल ओनली एग्जाम एंड द यूपीएससी आल्सो। 1994 में क्या हुआ, गवर्नमेंट अलाउड करती है नेशनलाइज बैंक को टू हैव एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट, जो अदर नेशनलाइज बैंक होता है, जैसे कि ओवरसीज बैंक हुए, पीएनबी हुआ, पंजाब नेशनल बैंक हुआ, ठीक है। 33% नेशनलाइज बैंक टू हैव एक्सेस टू कैपिटल मार्केट विथ अ सीलिंग ऑफ 33% शेयर्स, 33% शेयर बेच सकते हैं थ्रू द बैंकिंग कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1994। एसबीआई अमेंडमेंट एक्ट जो था सेल करने के लिए शेयर को, ये तो 1993 था, लेकिन फॉर द अदर नेशनलाइज बैंक जो अपने शेयर को सेल कर सकते कैपिटल मार्केट में, जिनको कैपिटल मार्केट का एक्सेस दिया गया था, दी जाएगा 1994, ये 1994 अमेंडमेंट एक्ट था, बात समझ में आई। Since then, many nationalized banks have tapped the capital market for their capital enhancement, क्योंकि जब वो शेयर बेचेंगे तो उनको पैसा वहां से मिलेगा मार्केट से। इंडियन ओवरसीज बैंक बीइंग फर्स्ट इन अ रो, सबसे पहले इंडियन ओवरसीज बैंक था, सबसे पहला बैंक जिसने मार्केट में
एसबीआई के अलावा अपना शेयर उतारा कौन था? इंडियन ओवरसीज बैंक। इसको ध्यान में रखना, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द ऑल एग्जामिनेशन। बात समझ में आई? इंडियन ओवरसीज बैंक बीइंग फर्स्ट इंडो थ्रो सच बैंक कुड बी बेटर कॉल द पीएसबीज। ठीक है, एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड मोर देन 50% स्टेक इन दम, दे आर स्टिल नन एज द नेशनलाइज बैंक। अच्छा ये बताओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केवल 33% क्यों अलाउ की इनको बेचने के लिए, और 50% से ज़्यादा अधिक जो है स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है? वाई? बिकॉज ये बैंक है। बैंक में अगर विदेशी कंपनियों का, विदेशी लोगों का स्टेक ज़्यादा हो जाएगा तो बैंक बर्बाद नहीं हो जाएंगे, तो बैंक उनके अधीन हो जाएंगे। तो बैंक का जो जब सीईओ चुना जाएगा तो बैंक का सीईओ जो है वो जिनके पास मेजॉरिटी हिस्सा रहेगा, मेजॉरिटी स्टेक रहेगा, मेजॉरिटी नंबर ऑफ परसेंटेज रहेगा इस कंपनी बैंक का, वही सीईओ बनाएगा और वही डिसीजन ले सकता है। तो डिसीजन क्या करेगा? तो इससे क्या होगा, जो फॉरेन के लोग हैं, फॉरेन की जो कंट्री है, हमारे इंटरनल बैंकिंग सेक्टर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो दिस इज द रीजन व्हाई द गवर्नमेंट टेक द मोर देन 50% स्टेक इन द बैंकिंग सेक्टर। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। 1994 में गवर्नमेंट अलाउ करती है ओपनिंग ऑफ प्राइवेट बैंक इन द कंट्री, कंट्री में प्राइवेट बैंक ओपन किए जाएंगे। और द फर्स्ट प्राइवेट बैंक ऑफ रिफॉर्म एरा वाज द यूटीआई। पहला जो प्राइवेट बैंक था वो यूटीआई बैंक खुला। सिंस देन अ फ्यू डजन इंडियन एंड द फॉरेन प्राइवेट बैंक हैव ओपन इन द कंट्री। तो ये प्रक्रिया तुम्हें समझ में आई? उसके बाद कुछ दर्जन जो कि बैंक फिर खुलने लगे इस प्रोसेस से। ठीक है, तो ये प्रक्रिया थी नेशनलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बैंकिंग इन द इंडिया। इसमें मैंने जो जो बताया, जब मैं टॉपिक पढ़ रहा था मैं बता रहा था कि दीज आर क्वेश्चन व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तुम उन क्वेश्चनों पे ध्यान देना, क्योंकि यही है तरीका। देखो, जब जब तुम पढ़ते हो, जब तुम स्वयं से पढ़ते हो, तुम टॉपिक को पढ़ लेते हो। अधिक मतलब कई बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे यही करते हैं। उन टॉपिक से जो क्वेश्चन निकलता है उसको निकालते नहीं है तुरंत, बस उसको टिक मार के लाइन लाइन खींच के बस चले जाते हैं। नहीं, दिस इज नॉट अ लॉजिक, दिस इज नॉट अ मैनर। तुम्हें उस क्वेश्चन को निकालना, एक अलग कॉपी रखना, उस अलग कॉपी में उस क्वेश्चन को प्रॉपर राइट करना है। उस क्वेश्चन को प्रॉपर तुम्हें राइट करना है। जब तुम उस क्वेश्चन को प्रॉपर लिखोगे तभी तुम्हें वो चीज़ समझ में आएगी, तभी तुम जान पाओगे हाँ ये क्वेश्चन इस टॉपिक से उठ सकता है, वो तुम्हें तुरंत याद भी हो जाएगा। और उसके बाद उस टॉपिक की जो महत्वता है वो तुम्हें तभी समझ में आएगी। बात समझ में आई? ये है पढ़ने का तरीका, इस तरह पढ़ा करो। अब मैं आगे जितने भी टॉपिक तुम्हें पढ़ाता जाऊंगा उससे जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं बताता जाऊंगा। बात समझ में आई? और बताओ, हाउ इज योर मेंटल हेल्थ? मैं रोज एक क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, हाउ इज योर मेंटल हेल्थ? तुम्हारी मेंटल हेल्थ कैसी है? कैसी है मेंटल, बताओ। दिमाग एक्टिवेट है कि नहीं है? कोई भी समस्या हो कमेंट जरूर करना मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, मैं सॉल्व करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, बिकॉज दिस इज नेसेसरी यार। आज की इस डिप्रेसिव वर्ल्ड में ना बच्चे बहुत परेशान हैं। उनका जो दिमाग है वो मेंटल ट्रॉमा से इतनी बुरी तरह से गुजर रहा है, वो माँ बाप को भी नहीं बता पा रहे। सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी मतलब ज़्यादा दिक्कत यही है कि अपने माँ बाप को, अपने बड़ों से उस चीज़ के बारे में डिस्कस ही नहीं कर पा रहे। तो एज अ टीचर मैं ट्राई करूँगा उस चीज़ को, तो मुझसे डिस्कस बताना कोई भी समस्या होगी। ठीक है, मैं टाइप करूँगा कमेंट को, मैं कॉल करूँगा, क्योंकि मेंटल प्रॉब्लम दूर करना बहुत ज़रूरी है। शरीर पूरा जो 5 फुट 6 फुट का, 6 फुट का, 7 फुट का है ना, ये तुम्हारा इस क्या बोलते हैं, कुछ पाउंड के, कुछ ग्राम के दिमाग से ही मूव करेगा। अगर यही पोर्शन ही नहीं सही रहेगा देन तुम्हारी बॉडी, जो हमारी जो इफेक्टिव ग्लैंड है वर्क कैसे करेंगे? बात समझ में आई? तो इसलिए मेंटल हेल्थ का बेटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका तरीका मैंने तुम्हें बताया है, ध्यान करो, योग करो, और जो हो रहा है उसको होने दो, और जो तुम कर रहे हो उसको करते चले जाओ। बस यही लॉजिक। तो जब तुम करते हो बस तुम्हारा ध्यान करने में होना चाहिए, जो तुम्हारे अराउंड में हो रहा है उसको होने दो, क्योंकि उस पर तुम्हारा उस समय नियंत्रण होता ही नहीं। तुम्हारा नियंत्रण केवल जो तुम कर रहे हो बस इस पे होता है।
और जो तुम ये कर्म कर नहीं रहे हो, इसी के करने से तुम्हारे इन्वायरमेंट में भी फर्क पड़ेगा। ये तुम्हारा इन्वायरमेंट जो है स्वतः ही तुम्हारे नियंत्रण में आता, मतलब आने लगेगा और आता चला जाएगा। देखो, जब तुम जॉब वगैरह पा जाते हो, आईएएस पीसीएस बन जाते हो या सीईओ वगैरह किसी कंपनी बन जाते हो, पूरा इन्वायरमेंट तुम्हारे नियंत्रण में कैसे आ जाता है, सोचो, जादू सा हो जाता है ना। डॉक्टर, हॉस्पिटल, डीएम, एसडीएम, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे रिश्तेदार, हर एवरीवन इन योर कंट्रोल। मैं सीईओ की बात कर रहा हूँ, मैं चपरासी बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। उसकी भी नौकरी बुरी नहीं होती, लेकिन मैं हमेशा बड़े सोचने की बात करता हूँ। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं सोचता हूँ यहाँ से कोई पढ़े इस इकोनॉमी को, ये इकोनॉमी पढ़ के समझे वो अलग बात है, मेरे विचारों को, मेरे भाव को समझे तो यहाँ से सीईओ बन के निकले। मैं सीईओ बनाना चाहता हूँ, टॉप लेवल पे जाए हो। बात समझ में आई? तो ये लॉजिक है। तो पढ़ो, बेहतरीन शॉट में दिमाग को एक्टिवेट रखो, जो हो रहा होने दो। ईश्वर ने जन्म दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा ना, उसने भी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। मस्त रहो और पूरा जी जान लगा के पढ़ाई करो, क्योंकि ये समझ लो कि तुमसे बेहतर कोई है नहीं। यही सत्य है यार। यू आर द मैन हु कैन चेंज योर डेस्टिनी। तुम ही हो जो तुम्हारी जीवन की रेखाएं और धाराएं सब कुछ बदल सकते हो। यही ट्रूथ है। बात समझ में आई? सो इसी के साथ बस वीडियो यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना ध्यान रखना, मेंटल हेल्थ पे फोकस करना, ठीक है? और बाकी जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ताकतवर बनो और सदा मुस्कुराते रहो।